हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम काफ़ी आपको पीवाई क्यूज कंप्लीट सिलेबस के सोल्व करा रहे थे। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप नीट और बीएससी नर्सिंग के पीवाई क्यूज को चैप्टर वाइज लेके आइए, है ना। तो उन बच्चों की डिमांड्स को देखते हुए हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की वीडियोस बना रहे हैं बेटा अभी आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर आपका, जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वर्नियर कैलिपर यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट, in a vernier caliper n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale if 1 MSD represent 0.1 mm the vernier constant। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। पूछा है बेटा आपसे, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या पूछा है आपसे? लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। सबको पता है लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD VSD क्या होते हैं? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो उसने दी है 0.1 mm। अब हम वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग कहां से लेके आएंगे? उसके लिए उसने गिवन दिया है। उसने क्या दिया है बेटा? n+1 डिवीजन जो वर्नियर स्केल के हैं वो n डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो मैं क्या बोल रहा हूं? n+1 VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n MSD। तो 1 VSD क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा आपका n डिवाइड बाय n+1 MSD। n+1 MSD। तो मेरे पास 1 VSD भी आ गया। 1 MSD आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो लीस्ट काउंट मैं कैसे कैलकुलेट कर लूंगा? 1 MSD माइनस 1 VSD मतलब n डिवाइड बाय n+1 MSD। ओके, तो यहां से देखना इज इक्वल टू लीस्ट काउंट n+1 एलसीएम लिया मैंने। n+1 एलसीएम आया, यहां पे हुआ आपका n+1 माइनस n और MSD को मैंने बाहर कॉमन रखा। तो देखो बेटा, ये प्लस n माइनस n कैंसिल आउट। तो ऊपर मेरे पास सिर्फ क्या बचा? ऊपर बचा मेरे पास 1, नीचे बचा n+1 और आगे बचा, बाहर बचा MSD। और MSD का मतलब है 0.1 mm। 0.1 mm मीन्स 1/10 mm। पूछा किस में है? पूछा है सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। तो 1 MSD का वैल्यू सेंटीमीटर में हो गया 1/100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1/100। तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/100 इंटू n+1। तो देखिए बेटा, लिस्ट काउंट में कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? 1/100 n+1। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन था, अक्सर देखने को मिल जाता है इसमें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका यूनिट डायमेंशन से है बेटा। तो ये कह रहा है द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पता है सभी को। सॉलिड एंगल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करते हैं एरिया कवर्ड डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। जितना एरिया कवर किया वो एरिया कैलकुलेट करके लिखो, डिवाइड बाय एरिया मतलब डिवाइड बाय आपका बेटा क्या? r², रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2। रेडियस का डायमेंशन L, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? L2। यानी कि मुझे पता चल गया मेरा जो सॉलिड एंगल है वो डायमेंशन लेस है
और ये सबको बात पता भी है, चाहे सॉलिड एंगल हो चाहे प्लेन एंगल हो, सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इनमें से मुझे अब वो पेयर सेलेक्ट करना है जो डायमेंशन लेस है। तो देखो स्ट्रेन एंगल, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, डायमेंशन लेस। एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, त्रिज्या, डायमेंशन लेस। अच्छा यही ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ही हो गया मेरा टिक। बाकी आप चाहो तो बेटा सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को चेक कर सकते हो। स्ट्रेन डायमेंशन लेस ये तो ठीक है, बट आर्क का तो डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर फॉर्मूले से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, ये भी, इसका भी डायमेंशन लेस नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगा। स्ट्रेस डायमेंशन आएगा, एंगल का नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक ही पेयर बना है मेरा ए ऑप्शन में जो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अब हम कह रहा है ए फोर्स डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। कह रहा है कि कौन सा फैक्टर आपका डायमेंशन लेस है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। डायमेंशन लेस मीन यानी कि ना कोई m का वैल्यू, ना कोई l का, ना t का, है ना, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं है उसके पास। आप एक बात बताना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखिए, माना f इज इक्वल टू x, अगर f मेरा फोर्स है तो x भी क्या होगा, मेरा फोर्स। सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रेशर और फोर्स को इक्वल कर दूं, ठीक है। अच्छा आगे देखना, अब क्या गिवन है, F बाय एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ठीक है। तो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं। तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी। तो क्या हो गया, यहां से देखना मेरा, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, तो f इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू f बाय टी स्क्वायर, f बाय टी स्क्वायर, इसको मैंने इज इक्वल रखा। तो देखना आगे देखो, कंटिन्यू करो इसको, अल्फा टी स्क्वायर बाय टी इज इक्वल टू बीटा, टी से टी कैंसिल आउट, तो अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा, अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा। तो देखो अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, अल्फा, ध्यान से देखना बेटा, अल्फा टी इज इक्वल टू एफ बाई टी, यानी कि एफ बाई टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आपका अल्फा इंटू टी। तो मेरे को इससे मेरा अल्फा टी बाय बीटा, ये मेरा क्या बना, कांस्टेंट बना, और ये कांस्टेंट क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, अल्फा टी डिवाइड बाय बीटा मेरा क्या हो गया बेटा, डायमेंशन लेस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एरर से है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज 200 प्लस माइनस 4। ये 200 होता है, ये होता है बेटा मीन वैल्यू, ये क्या होता है आपका मीन वैल्यू, और ये होता है आपका एरर लिमिट, ये होता है आपका एरर लिमिट, ठीक है। पूछा क्या है इसने, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की वैल्यू पूछी है। ओम्स लॉ ने बोला V इज इक्वल टू आई आर, तो R हो गया मेरा V बाय आई, V का मीन वैल्यू 200 डिवाइड बाय I का मीन वैल्यू 20, यानी कि R की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू क्या आई मेरे पास 10 आई। सर 10 तो सारे ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेजिस्टेंस की एरर लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। एरर लिमिट कैसे निकालेंगे,
डेल्टा आर बाय आर, इसमें डिवीजन रूल लगाओ बेटा, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ठीक है, डेल्टा आर कैलकुलेट करना है मुझे। डेल्टा वी गिवन है 4/200 प्लस डेल्टा आई गिवन है 0.2 और आई गिवन है 20। तो इस डेसिमल को हटाऊं तो यहां भी क्या आ गया, 200 आ गया, और इनटू में क्या चला गया मेरा आर, जो उसका मीन वैल्यू है। तो देखो 200 एलसीएम आया भाई मेरा यहां, तो ऊपर हो गया 4 + 2 6 इंटू में आर की वैल्यू कितना 10। तो देखो ये 10 से 10 क्या हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बना 6/20 यानी कि 0.3। मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू क्या बन गई, 0.3 बन गई। तो मेरे पास देखो आर जो मीन वैल्यू है वो आया 10 और जो डेल्टा आर वो आया मेरे पास 0.3। तो 10 ± 0.3 आंसर हो जाएगा मेरे पास 10 ± 0.3। ये मेरा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 ± 0.3 ओम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा, एक दो तरीके के आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो स्क्रू गोज जो का लीस्ट काउंट होता है वो और छोटा होता है वर्नियर कैलिपर से, यानी कि इससे हम और छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे एक पतला सा वायर है उसका डायामीटर कैलकुलेट करना, या कोई एक पेपर है मेरे पास उस पेपर का थिकनेस कैलकुलेट करना, तो है ना, और छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन है, वो इंस्ट्रूमेंट है आपका स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्क्रू गेज को देखेंगे बेटा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज। एरर फ्री मींस जो रेफरेंस पॉइंट है वो बिल्कुल 0 पे है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो ना अप साइड ना डाउन साइड, 0 एरर का मतलब रेफरेंस पॉइंट जस्ट कोइंसाइड विद 0 is 1 mm and there are 100 division on the circular scale while measuring the diameter of a thick wire। एक thick wire है जिसका diameter मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference line, the diameter of the wire। मुझे डायामीटर की वैल्यू निकालनी है, तो डायामीटर की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। तो सर हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय सर्कुलर डिवीजन, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कितने दिखा रखे हैं, 100 दिखा रखे हैं, तो लीस्ट काउंट पिच की वैल्यू दिखा रखी है 1 mm, तो 1 डिवाइड बाय 100 0.01 mm लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट कितना आया, 0.01 mm आया। तो अब तो मेरा आंसर निकल जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1 mm है, 1 mm है, प्लस सर्कुलर स्केल कितने डिवीजन पे आया, 63 पे आया, तो 63 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया 0.01, तो ये हो गया 1, ये हो गया भैया मेरा 1 + 0.63 mm, यानी कि 1.63 mm। तो आंसर देखिए कौन सा बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है 1.63 सेंटीमीटर में ऑप्शंस बन रहे हैं, और आपके पास गिवन है mm में, आपका mm में आया है, आपको निकालना किसमें, सेंटीमीटर में निकालना है। तो इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.163 mm, 0.163
0.163 mm। तो 0.163 mm कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दिया 0.163 सेंटीमीटर। सॉरी बेटा, सेंटीमीटर में बना है, क्योंकि एमएम में तो हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बन गया 0.163। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज v इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखा रखा एक्स डायरेक्शन के अलोंग रूट एक्स प्लस बी। द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाई बी, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी का इकट्ठा एक साथ पूछा है डायमेंशन। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, देखना ध्यान से। फिर वापस क्या आपका रूट एक्स में मैंने बी को ऐड किया है। ठीक है, यानी कि जो रूट एक्स का डायमेंशन होगा वही बी का होगा, क्योंकि होमोजेनिटी रूल ने बोला कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है सेम फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड होगी, तो बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो उसी का होगा जो रूट एक्स का होगा, और रूट एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एल का पावर हाफ। तो बी का भी कितना हो गया? एल का पावर हाफ। ठीक है, तो बी का तो मेरे पास आ गया। अब मुझे किसका निकालना है? ए स्क्वायर का निकालना है। तो देखना v इज इक्वल टू ए, आगे देखो बेटा, v इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस बी, यानी कि इसका तो डायमेंशन मैंने निकाल ही लिया, एल का पावर 1/2, एल का पावर 1/2। ठीक है, अब मुझे एक कन देखो, v क्या है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा याद रखना है डायरेक्ट, m1 L2 T-2। ये वो डायमेंशंस फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, टाइम काफी बचेगा आपका। a का निकालना है इंटू एक्स स्क्वायर का L2 डिवाइड बाय L का पावर हाफ। ठीक है, तो देखो ये L2 और ये L2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास a का डायमेंशन फॉर्मूला बचा m1 L का पावर हाफ इंटू टी की पावर -2। ठीक है भाई, आ गया मेरे पास है, लेकिन मुझे a नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? m2L, L का पावर हाफ यानी कि रूट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा, और t का पावर क्या हो जाएगा? -4। तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो मुझे चाहिए किसका? a स्क्वायर बाई बी। तो देखो a स्क्वायर बाई बी निकालो, a स्क्वायर बाई बी, a स्क्वायर है मेरे पास m2L1 t की पावर -4 और डिवाइड बाई b का कितना है मेरे पास? l का पावर हाफ। तो इनको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को दिखाई देगा m2L की पावर हाफ, क्योंकि नीचे हाफ है, ऊपर जाके हाफ ही बचेगा क्योंकि ऊपर 1 प्लस का है, t की पावर -4। तो देखो कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला बना है? m का पावर 2, l का पावर हाफ और t का पावर -4। ऑप्शन सी, m2L हाफ t का पावर -4। तो इसमें ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एरर से आ गया है। तो द डायामीटर ऑफ ए स्पेरिकल बोब when measured with vernier caliper yielded the following values: 3.33 centimeter, 3.32 centimeter, 3.34 centimeter, 3.33 and again 3.32 centimeter। उसमें 5 बार ऑब्जर्वेशंस लिया बेटा एक्सपेरिमेंट करने वाले ने, और मीन डायामीटर पूछा है। तो मीन डायामीटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 3.3, 3.32 करके 5 ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे इन 5 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को क्या करना है बेटा? ऐड करना है। 3.33, 3.32, 3.34,
3.33 डिवाइड बाय 5 जब मैं इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करूंगा मेरे पास इसका आंसर बनेगा 3.328 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखते ही ऑप्शन एक की तरफ दौड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा देखो। क्वेश्चन ने बोला है आपको विद सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। विद, इसमें जो मेरा आंसर अभी आया है, जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आया उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है इसका आंसर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है। तो इसको 3 में कन्वर्ट करो, 3.3। नेक्स्ट है मेरे पास 2, और इस 8 को मुझे हटाना है, रिप्लेस करना है 2 को, ठीक है। तो ये जो 8 है तो 5 से बड़ा है, जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो ये आपका जो 2 है बेटा क्या हो जाएगा, एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3.33। तो मेरा जो डायामीटर आएगा वो आएगा 3.33 आएगा मेरा डायामीटर करके। अब आप अपना ऑप्शन चेक कीजिए, अब आपको ऑप्शन इसका सी दिखाई देगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना। देखो पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी -1 मिलेगा आपको, तो उसका कोई फायदा है नहीं। ओके, तो हमें क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर को टिक करना है। तो 3.33 मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास m-1, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी को मुझे चूज करना है जिसके डायमेंशंस में m-1 आया हुआ हो, m-1 आया हुआ हो। तो देखो एंगुलर मोमेंटम mvr, वैसे आप प्रैक्टिस से तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे इसका आंसर, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का, ठीक है भाई। तो आंसर तो आपको दिख ही गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट फिर भी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। बट एंगुलर मोमेंटम mvr आपको पता है mL2t-1 हो गया भैया, mL3t सॉरी बेटा एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी mL3-3k-1, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये हो गया। टॉर्क m1L2t-2। तो देखो आप डायरेक्ट ही जा सकते थे किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, -1 ऑप्शन नंबर डी में आया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो इसमें आप समझ लीजिए बेटा इसको कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपने क्या टिक किया, ऑप्शन नंबर सी। क्यों टिक किया? क्योंकि जो एरर हमारे फिजिकल कंडीशंस के फ्लक्चुएशंस की वजह से अराइज होती है, जो एरर फिजिकल कंडीशन में चेंज की वजह से आती है, उन एरर को हम किस में कंसिडर करते हैं, रैंडम एरर में कंसिडर करते हैं। जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना, प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, अप्लाइड फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, या वोल्टेज अप्लाई में फ्लक्चुएशन होना, तो इस सारे टाइप्स के एरर को हम किस में करते हैं बेटा, रैंडम एरर। पर्सनल जानबूझ के एरर किया गया, लिस्ट काउंट ही आपने इंस्ट्रूमेंट का गलत उठाया हो, इंस्ट्रूमेंट एरर में आ गया कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो उसी की रीडिंग गलत है, उसी में गलत एरर है, ठीक है। तो आपका इसमें रैंडम एरर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, ध्यान से देखना भैया। A metal wire has mass 0.4 प्लस माइनस 0.003, मास दिखा रखा है एरर लिमिट के साथ, मास दिखा रखा है एरर लिमिट के साथ 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम, 0.002 ग्राम, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। रेडियस दिखा रखा है आपको 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, ओके।
पूछा क्या है, कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर मेजरमेंट इन डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी में होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो रेडियस वॉल्यूम क्या होता है आपका, देखो पाई क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख दूं, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, डिवीजन रूल से, प्लस डेल्टा वी बाय वी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम है 0.002 डिवाइड बाय 0.4 प्लस 3 इंटू डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी देखो क्या, डेल्टा आर बाई आर, सॉरी डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर। एक स्टेप हम एडवांस चले गए थे, वापिस आते हैं। 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा आर क्या है आपका, डेल्टा आर 0.02 अच्छा बेटा इसमें लेंथ गिवन है ना, इसमें लेंथ गिवन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में देखा, तो इसमें लेंथ गिवन है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू लेंथ। तो मैं आपको एक बार डेंसिटी को दोबारा लिखता हूं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा रो बाय रो डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। और मास में, लेंथ में, रेडियस में जो भी वैल्यू गिवन है वो विद एरर लिमिट गिवन है। तो डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम गिवन है 0.002 डिवाइड बाय 0.4 प्लस 2 डेल्टा आर रेडियस में गिवन है 0.001 डिवाइड बाय 0.3 प्लस डेल्टा एल लेंथ गिवन है 0.02 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब इसको पूरे को कंप्लीट वैल्यू को, कंप्लीट कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.0156 इंटू 100, यानी कि 1.56% एरर आएगा। 1.56 किसके अप्रोक्स हो रहा है आपका, 1.6% के अप्रोक्स हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और एरर का क्वेश्चन देखा आपने। नेक्स्ट कह रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। आपको पता है चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, बोथ टाइप्स ऑफ एंगल आर डायमेंशनलेस। किसी भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता है ना, बट यूनिट होता है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है आपका, रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है। यानी कि दोनों के पास यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है यूनिट बट नो डायमेंशन। सही है, हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हमें क्या होता है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी दिखाई दे जाते हैं पेपर में। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कम आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ। देखो इसमें भी आपको हिंट दिया है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सर ये तो 8th क्लास में पढ़ा था हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे ठीक है, सबने पढ़ा 55.3 इंटू में 25।
इसको जब मैंने कैलकुलेट किया 1382.5, ये आ गया आंसर मेरा मीटर स्क्वायर। और जैसे ही बच्चे ने ऑप्शन सी को देखा वो ऑप्शन सी की तरफ चलेगा, लेकिन उसने जिस बच्चे ने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा होगा, राउंडिंग ऑफ करके बताना है मेरे को, है ना। राउंडिंग यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना मेरे पास 25 यानी कि कम वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें मेरे को आंसर करके बताना। तो पहली बात तो ये कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में। और जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आएगा भी मेरे पास ये ही 14 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो आते हुए भी कई बार क्वेश्चन हमारे से गलत हो जाता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के इक्वल किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है? प्रेशर होता है भाई मेरा फोर्स बाय एरिया, फोर्स का m1 L1 T-2 और एरिया का होता है L2। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, प्रेशर क्या होता है मेरा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो गया मेरे पास m1 L1 T-2 डिवाइड बाय एरिया का हो गया L2। तो m1 L-1 T-2। ठीक है भाई, तो मेरे को अब देखो कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहला कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट यानी कि ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए m1 L1 T-1। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2 याद होना चाहिए। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, यानी कि mLT-1। इन तीनों में से तो किसी के साथ नहीं बना। अब हम चलते यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस क्या बोलता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन तो क्या होता है? डायमेंशन लेस, यानी कि जो स्ट्रेस का वही आपका यंग मॉडुलस का। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, यानी कि प्रेशर, यानी कि क्या आपका प्रेशर। तो देखो, जो प्रेशर का वही यंग मॉडुलस का, तो प्रेशर का यंग मॉडुलस का एक ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशंस में आपको ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेज एरर पे आया है आपका। कह रहा है कि गिवन दैट g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। ठीक है भाई, कह रहा है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इन मेजरमेंट ऑफ g। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, मेरे को कैलकुलेट करना है डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, कर दिया। चलो, डेल्टा L 0.1 डिवाइड बाई 10, 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा T 1 डिवाइड बाई 100T। तो इस डेसिमल को हटाया, मेरे पास आया 100 नीचे, इंटू में परसेंटेज वाला 100। तो 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 3% आंसर बचा इसका। कितने परसेंट बचा? 3% बचा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपको 3% आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का। तो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने फोर्स को, एक्सेलरेशन को, टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया। जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये 7 तरीके के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना। तो इसने क्या बोला, इस बार मैंने फोर्स को भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, एक्सेलरेशन को मान लिया, टाइम होता ही है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशन पूछा है। तो क्या बोल रहा है? फंडामेंटल इनको मानना है, मतलब एनर्जी डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी और टाइम पे डिपेंड करेगी। कितने पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है ना। कितने पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने F का पावर 1 मान लिया, A का B और T का C।
हमें सबको पता है जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1L2T-2 इज इक्वल टू फोर्स का m1L1T-2, एक्सलेशन का L-T-2 पावर A पावर B, टाइम का T होता है पावर C। तो मुझे मास वाली टर्म्स को एक साथ रखना है, लेंथ वाली को एक साथ, टाइम वाली को एक साथ। तो देखो भैया मास सिर्फ एक ही टर्म में आया तो m की पावर a, यहाँ पे l की पावर a, l की पावर b, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b। t की पावर देखना, यहाँ पे t की पावर -2a, यहाँ पे t की पावर -2b और वहां t की पावर c, तो t का टोटल पावर क्या हो गया -2a -2b प्लस c। अब मुझे a b c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे हो जाएगी, दोनों साइड कंपेयर करा दे भाई। अगर ये डायमेंशनली एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेंशनली सही है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर m का पावर 1 दिखाई दे रहा है मुझे, और इधर मेरे पास m का पावर 1 है, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, और एक क्या माना था मैंने f, तो f की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आगे चलो। L का पावर a प्लस बी, और इधर L का पावर 2, a का तो मैं निकाल चुका हूं वैल्यू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। तो b किसका माना मैंने, एक्सेलेशन का, तो एक्सेलेशन का वैल्यू भी 1 आ गया, एक्सेलेशन का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना c का वैल्यू, -2a -2b प्लस सी, यानी कि t के पावर के साथ कंपेयर करेंगे इधर -2। ठीक है भाई, तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल आउट, तो c का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। c का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, और c का वैल्यू मैंने 2 किसमें माना है, t का माना है, तो t का वैल्यू -2। तो ऑप्शन देखो बेटा, f की पावर 1, एक्सेलेशन a की पावर 1, t की पावर -2, सॉरी t की पावर 2, -2 नहीं 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बेटा ये आज हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के यूनिट्स और मेजरमेंट एरर के कुछ पीवाईक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज आने वाले जो भी चैप्टर है आपके, है ना, पूरी मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रिक को, ऑप्टिक्स को, मॉडर्न को, सबको ऐसे धीरे धीरे कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।